तो हम इस चीज को देख रहे थे कि किस तरह से मतलब एक कंप्यूटराइज्ड जो डिसीजन मेकिंग हमारी है वो इट्स बेटर देन द ह्यूमन। तो इस चीज को हमको अंडरस्टैंड करना है कि जिसमें कुछ बातें आप लोगों ने जैसे बताई, स्मार्ट डिसीजंस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक स्टोरेज कैपेसिटी को मिलता है हाई एज कंपेयर टू द ह्यूमन ब्रेन। बिल्कुल सही बात है कि स्टोरेज कैपेसिटी, बट द थिंग इज कि एक मैं ये चीज कह रहा हूं ना कि जो स्मार्टनेस की जो बात की गई है, ऑल्दो कंप्यूटर डिसीजंस आर स्मार्ट, कंप्यूटराइज्ड डिसीजंस आर स्मार्ट, बट दे कैन नॉट compete द ह्यूमन माइंड। ये एक मतलब एक फैक्ट है, इस फैक्ट को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बस ये एक छोटी सी चीजें हैं, इसमें एडवांटेजेस हमारे बहुत है, जैसे सेव टाइम, ट्रमेंडस amount of data stored on a single storage facility. बिल्कुल, फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं हमारे वो इसमें मतलब ज़्यादा इजीली हम कर सकते हैं। और एक और चीज़ जैसे हमने आपको बताई कि जैसे हम ईआरपी की एक एग्जांपल दी थी कि किस तरह से मैं एक ऑर्डर को रिसीव करके आफ्टर दैट फिर मैं उस कस्टमर को कोई क्रेडिट ग्रांट कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो ये डिसीजंस मुझे लेने में ईजी मैं हूँ, बजाय इसके कि मैं मैन्युअली उस कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ जाऊं और उसके बाद जो है उनसे कंफर्मेशन के बाद फिर मैं डिसीजंस लूं। तो एक ये एक बहुत मैटर कर रहा होता है। बिल्कुल सही बात है कि इंसान तो जाहिर सी बात है कि एक लिमिटेड उसकी वो मतलब अगर हम ये देखते हैं कि इंसान ह्यूमन माइंड की जो है एक अनलिमिटेड कैपेसिटी तो है, बट अक्सर और बेशतर जो है वो चीजों को मिस भी कर रहा होता है। तो अगर हम सभी का, अगर आपने जैसे कहा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इंसान डिसीजन लेता है, ह्यूमन जस्ट जितनी इन्फो होती है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है। तो अब मुझे एक बात ये बताइए ना कि मतलब बेहतर क्या है फिर? ये मैसेजेस प्लीज ना करें, मुझे यहीं पे बता दें यार। मैसेजेस बार बार मुझे खोलने पड़ते हैं, मैसेजेस क्यों आप लोग कर रहे हैं? तो ह्यूमन डिसीजन ज्यादा बेहतर होंगे क्योंकि कंप्यूटर को तो कंप्यूटर वही डिसीजन हमें बताएगा जितनी हम उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो ह्यूमन डिसीजन ज्यादा बेहतर होंगे एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है। अगर तमाम वेरिएबल्स को जो है हम स्पेसिफिक रखें और सिर्फ डिसीजन मेकिंग की बात करें तो ह्यूमन ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स एज डिसीजन टूल्स? आर कंप्यूटर लाइकली टू हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन मेकिंग डिसीजन दैट पीपल वुडंट हैव? ठीक है, कुछ ऊपर हमने पहले बात करी कुछ एडवांटेजेस की, अब हम वीकनेसेस की बात करते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है कि आर कंप्यूटर लाइकली टू हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन मेकिंग डिसीजन दैट पीपल वुडंट हैव, कि कंप्यूटर सिस्टम की या उस टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कि जो इंसानों के पास नहीं है, जो इंसान फेस नहीं करते, जो ह्यूमंस फेस नहीं करते वाइल टेकिंग डिसीजन। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम डिसीजन मेकिंग में हमको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जबकि वीकनेसेस कुछ उन डिसीजन मॉडल्स की या डिसीजन टूल्स की क्या हो सकती है? मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या कहा?
इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कि कुछ अगर वीकनेसेस के हवाले से हम अगर बात करते हैं, लाइक के मतलब जैसे हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए कि वीकनेसेस तो ये हो सकती है कि जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास गिवन है वो उतनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो है मुझे डिसीजन लेके दिखा देगा, ठीक है। वो एक एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनेगा, वो एक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। वो एफिशिएंटली जो है मुझे डिसीजन लेके दिखा देगा। ये एथिकल वैल्यूज तो ये हम अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे, उसको छोड़ दें भी। एथिकल वैल्यूज की बात हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। एक ये चीज एक हो गई। आफ्टर दैट हम ये कह सकते हैं कि जो एक मेजर इश्यूज जो फेस करता है कंप्यूटर सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग में, जो कि एक ह्यूमन माइंड नहीं कर रहा होता, उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि क्या हो सकता है, कुछ है जहन में? सही बात है, कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज हमारे पास हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मतलब ऐसे मसले मसाइल हम फेस कर सकते हैं, लाइक कि वी लॉस्ट अवर डेटा। अगर डेटा ही हमारा सिस्टम में से लॉस हो गया तो हाउ कैन इज इट पॉसिबल कि हम जो है वो डिसीजंस जो है ले रहे हों, ठीक है। ये भी एक सबसे बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल प्राइवेसी लीक हो सकती है, ये एक इशू है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय ह्यूमंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इनकरेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा, आपसे बिल्कुल सही कहा कि एक डेटा एरर, मतलब एक हम ये कह सकते हैं ना कि स्टैटिस्टिकल एरर में हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर लीड्स टू द रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आजकल बैकअप होता है, सो स्टिल ये प्रॉब्लम फेस होती है। अच्छा देखिए, बैकअप के हवाले से अगर बात करें, देखिए टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। कि मतलब मैं लीक कर गया, मैंने उसके डेटाबेसेस बनाए हुए थे और वो डेटाबेसेस करप्ट हो गए। मतलब देखे ना, ये एक ये चीज एक ये है ना, मतलब ये तो मेरे पास मौजूद है। डेटा लॉस का तो मेरे पास मतलब 0.1% या 1% चांस मौजूद है कि मैं कर सकता हूं। और जब अगर मैं डेटा लूज कर जाऊंगा तो इट मींस दैट कि मैं बहुत बड़ा लॉस कर जाऊंगा। एक सबसे बड़ी चीज एक ये आती है। अच्छा, इनकरेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा की जैसे बात की आसिफ ने, तो उसमें हम ये बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मतलब एक अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, उसमें बहुत सारी दफा में ऐसा भी होता है कि जो डिसीजंस या जो रिपोर्ट्स हम गलत जनरेट कर रहे होते हैं, इसमें ज्यादातर ह्यूमन मिस्टेक्स ही होती हैं। अच्छा, हम अगर एक चीज ये देखें कि कोई ह्यूमन मिस्टेक थी और उसको ऑटो करेक्ट कर दिया गया, इट मींस दैट्स द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम हमसे कोई अगर कंप्यूटर सिस्टम खुद से कोई गलती कर गया तो उसको हम अगर पकड़ रहे हैं तो इट मींस दैट कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उस इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि जो कि ह्यूमन फेस नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसको एक ह्यूमन आई उसको कैच कर सकती है, कंप्यूटर सिस्टम शायद कैच ना करे। मैं जैसे आपको एक इसकी एक छोटी सी अगर एग्जांपल अगर दूं आपको, तो उसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे हम वर्ड एमएस वर्ड में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हम तेजी से टाइप करते हुए चले गए और कोई बहुत जगहों पे हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो रही होती है, तो एक नेकेड आई से हम उनको नहीं शायद पकड़ सके। ये एमएस वर्ड क्या कर रहा होता है, एमएस वर्ड उसको रेड लाइन करके दिखा रहा होता है कि ये आपकी मिस्टेक्स हैं।
तो फिर हम उसके थ्रू जो है फिर अपनी मिस्टेक्स को सही कर रहे होते हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक मजीद एडवांटेज हो सकता है इसका। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डू यू थिंक कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग सिस्टम कैन इफेक्टिवली टेक एथिकल इश्यूज इनटू अकाउंट? व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकर्स इन क्रिएटिंग एथिकल चॉइसेस? क्या एथिक्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल, ह्यूमन नॉर्म्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बिल्कुल राइट्स एंड ड्यूटीज। अच्छा, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एथिकल इश्यूज की अगर मैं बात करता हूँ, एथिकल इश्यूज जैसे हो गए, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ ना कि जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, अब इनके डिसीजंस या इनके सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड आउट करेगा? डू यू थिंक कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग सिस्टम कंप्यूटर decisions making system can effectively take ethical issues into account? मतलब ये किस तरह से? मैं अगर इसकी छोटी सी अगर आपको एग्जांपल अगर दूं, तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब होता क्या है कि एट द एंड ऑफ मंथ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जितना भी डेटा होता है वो डेटा जो एम्प्लॉय से रिलेटेड वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है कि उसके बाद जो है उनकी सैलरीज जो है जनरेट होती हैं। तो अब मैं मंथ में कितने दिन आया, मैं कितनी कितनी दफा लेट आया, तो ये बेसिकली एक जैसे कह सकते हैं कि एक किसी हद तक एथिकल डिसीजन मेकिंग में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अगर मंथ में अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 लीव्स अलाउ करी हैं और अगर मैं वो 2 कर रहा हूं तो ये मेरी एक ड्यूटी है, ड्यूटी तो नहीं कहेंगे इसे, हम ये कह सकते हैं ना कि ये मतलब क्या कहेंगे इसे, मतलब मेरा राइट है, ये मेरा राइट है कि मैं 2 छुट्टी महीने में कर सकता हूँ। ठीक है, बिला वजह नहीं, मुझे कोई अगर अर्जेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी हो गई तो मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये मैं कह सकता हूँ। उसके बाद हम ये देख सकते हैं इसके अंदर के एक आपस में जो एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उधर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग काम कर रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन्स के साथ अगर मैं बात करूं तो रिलीजन्स में हम ये भी कह सकते हैं ना कि एक रिलीजन में डिफरेंट सेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। तो अब उनकी मतलब एथिक्स का ख्याल करना, उनके बिलीव्स को रिस्पेक्ट देना, डू यू थिंक ये भी एक एथिक्स के अंदर ही आ रहा है? अच्छा, एथिकल इश्यूज के मतलब इसी तरह से मतलब हम इनको ये देख रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज ये आती है कि व्हाट यू थिंक कि कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग इसमें ज्यादा एफिशिएंट होगी या ह्यूमन डिसीजन मेकिंग जो है इसमें ज्यादा एफिशिएंट होगी? सही है, ह्यूमन ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा, उसके बाद एक हम इसको प्रोडक्शन के एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं कि मैं जितना प्रोडक्शन मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड है, मैं क्या उसी प्रोडक्शन मटेरियल के अंदर ही उस प्रोडक्शन को कंप्लीट कर रहा हूं या एक्सेस प्रोडक्शन मटेरियल की तरफ जा रहा हूं? दैट्स आल्सो एन एथिकल थिंग। ठीक है, मैं एक क्लास के अंदर रहते हुए एक हु हा मचा के मैंने रखी हुई है, दैट्स द एथिकल थिंग और अनएथिकल। अच्छा देखिए, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किसका काम है? यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ह्यूमन का काम है कि जब
वो अब आपके यहाँ तो वो सिस्टम नहीं है यूनिवर्सिटी में मौजूद, पर अगर हम और यूनिवर्सिटीज में देखते हैं तो जहाँ पे क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स और ये इस तरह की चीजें ये सारी आ रही होती है कि जब हम उसके अंदर ऐड करते हैं तो एट द एंड वो ऑटोमेटिकली उनको ऐड करके डिसीजन दे रहा होता है कि ये आइदर दैट स्टूडेंट पास और द फेल। तो ये बेसिकली एक डिसीजन जो है, या हम ये कह सकते हैं कि सजेशंस या एजम्पशंस जो है ह्यूमन माइंड दे रहा है और डिसीजन उस डेटा के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर सिस्टम ले रहा है। ठीक है, बेसिकली देखिए मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊंगा, सारी बात समझ में आ जाएगी आपको, कि तमाम एक ग्राउंड बना के जो है ह्यूमन माइंड ही दे रहा है। वो सिर्फ अपने टाइम को सेव करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहा है, अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। अदरवाइज ह्यूमन माइंड जो है ज्यादा बेहतर डिसीजन लेता है। ठीक है, अच्छा फोर्थ की तरफ आइए कि आर देयर एडवांटेजेस टू कंप्लीट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वायर्ड वर्ल्ड व्हेन पॉसिबल। आर देयर एडवांटेजेस टू completely disconnecting from the wired world when possible. What can you do to try to retain your ability to focus and process information deeply? इस क्वेश्चन का तो डेफिनेटली आंसर आप लोग ही दें। क्या क्या मतलब है, मैं मतलब समझा देता हूं कि हमको दुनिया से काट दिया गया, वायर्ड वर्ल्ड से, यानी इंटरनेट इन चीजों से काट दिया। व्हाट आर द एडवांटेजेस? अच्छा, उसके बाद अब आप अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या माइंड की जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसको आप किस तरह से रिटेन करेंगे और किस तरह से आप उसको प्रोसेस करके डिसीजंस को लेंगे। मीन टू से दैट मैं आज से 25 साल 30 साल पीछे चला गया, टेक्नोलॉजी के जब कोई वजूद भी नहीं था, 20 साल पीछे चला गया चले, कि जब तमाम काम जो है मैनुअली परफॉर्म किए जाते थे, कोई कुछ नहीं जानता था। मैं 30 साल पीछे पुरानी बात कर लेता हूँ कि जब ना मोबाइल थे ना कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो अब हम उस दौर की तरफ चले जाते हैं। इस वक्त रहते हुए हमसे कल से ये होता है कि जनाब अब कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाएगी, अब सब कुछ जो है ह्यूमन माइंड के थ्रू यूज किया जाएगा। डू यू थिंक कि ये एक कोई उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और हम किस तरह से अपनी इस एबिलिटी को रिटेन कर सकते हैं कि हम बगैर इसके जीने की कोशिश करें और डिसीजंस लें? क्योंकि देखें ना, अगर देखा जाए तो हमने अब इस टेक्नोलॉजी का अपने आप को आदी बना लिया। हमको ऐसा लगता है कि शायद हम इसके बगैर नहीं चल सकेंगे। ऐसा ही है ना, मतलब हम ये समझ रहे होते हैं ना। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई, कितने बड़े बड़े दावे हो गए, जबकि एक छोटे से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैला दिया और लाखों लोग मर गए इससे, इस वबा से। तो अब क्या समझते हैं कि मतलब एक इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कि अगर ये हमारी जिंदगी से चीजें निकल जाएं तो? कौन कंट्रोल कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस देके? देखिए मैं तो अगर बात करूं तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो है, मतलब ये एक फिजिकल क्लासेस का ऑल्टरनेट तो हो सकती है, बट ये प्रॉपर सोर्स नहीं है। ये प्रॉपर सोर्स नहीं है एक मतलब लर्निंग का। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्योंकि देखिए ना, एक टेक्नोलॉजी की भी अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी एक लिमिट है। ठीक है, अब आप जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों को तो फिर मतलब एक एडवांटेज है कि आप चीजों को जानते हैं, समझते हैं, कर सकते हैं। जबकि हम अगर बात करते हैं किसी स्कूल गोइंग चाइल्ड्स की, तो उनका सबसे बड़ा इशू क्या है कि मतलब उनमें छोटे बच्चे भी हैं कि दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है। और किस तरह, सबसे बड़ी बात एक ये है कि वो अपने लेक्चर को या अपनी बात को सही तरह से डिलीवर कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंड करा पाते भी हैं या नहीं करवा पाते। क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें मतलब अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करते हैं तो मतलब इसमें एक
एज कंपेयर टू फिजिकल क्लासेस एफर्ट्स ज्यादा हैं, मतलब एक टीचर की एफर्ट्स ज्यादा हैं। आप लोग इस बात को शायद माने या ना माने, लेकिन ऐसा है, ये रियलिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल यार। मतलब एडवांटेजेस की अगर बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो हमारे रिलेशंस हैं एक घर में, मतलब हम अगर घर की किसी बात करते हैं तो मतलब अगर ये इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजीज और ये वायर्ड वर्ल्ड से अगर हम बाहर निकल आते हैं तो द थिंग इज कि हम इन सबसे पहले जो है अपनी फैमिली से, अपने रिलेशन से करीब हो जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब हम आधा टाइम जो है मोबाइल में या कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप, इन चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं, मतलब टाइम ही नहीं है कि दूसरे कमरे में पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, या मतलब उनसे बात करने का टाइम नहीं है। तो इसलिए ये तमाम, ये एक एडवांटेज इसका ये हो सकता है। सेकेंडली एक डिसएडवांटेज, यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात तो नहीं की गई है, बट मैं डिसएडवांटेज की अगर बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल कंपनीज में अपने मल्टीपल कंट्रीज में अपने बिजनेस को जो ऑपरेट कर रही है, उसके लिए मतलब मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो ऑर्डर्स जैसे रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद उनको भी डिलीवर कर रहे हैं। तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो इतनी ज्यादा एक बूम की तरफ चली गई है, हम उसकी बात कर सकते हैं कि मतलब वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगी। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इसमें इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री में, इससे लोग अर्निंग कर रहे हैं, और मतलब वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिकल फैक्टर जो है इसके अंदर यहाँ पे हमारा रेज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यस सर। तो और क्या मतलब हो सकता है, कुछ और मजीद आपकी लोगों की तरफ से कोई एडिशन अगर आए? जी महक, यू वांट टू से समथिंग? सर अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब ये तो हम ये कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस की तरफ चलेंगे ना। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो वो क्या हो सकता है, या हम ये कह लें कि हम अपनी उन एबिलिटीज को वापस लेकर, फिर हम ये कह सकते हैं कि हम आजकल जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना रिलाय करके बैठे हैं, फिर ह्यूमन माइंड की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगी, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी दोबारा से। हम देखते हैं ना कि मतलब एक सर जो सर्चिंग हम रूम पर करते हैं वो हम खुद जाकर लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, जाके सर्वे करेंगे, तो हमें सर्चिंग में काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी अगर हम खुद जाकर वेब तमाम सर्विस को पिक करते हैं। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही है कि हम किस तरह से मतलब इन तमाम जो भी मतलब एक एबिलिटीज हैं, या हम इन अपनी एबिलिटीज को वापस लेकर आएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या होता था। हम हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे भाई कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो किस तरह से मतलब जो है एक उसको जैसे कह सकते हैं कि लोग अपने ह्यूमन माइंड को यूज करते थे और किस तरह से काम करते थे। अगर हम देखते हैं कई सौ साल पुराने पीछे भी अगर चले जाएं, देखें उस जमाने में भी तो बिजनेस किया जाता था ना, मतलब ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस हो, उस वक्त के हिसाब से उस वक्त भी किया जाता था। तो अब वो किस तरह से लोग करा करते थे, ये एक सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें। श्योर श्योर श्योर। जैसे सर पाकिस्तान पोस्ट 10 साल या आप 5 साल बैक पे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जो रूटीन था उसमें देखें तो रजिस्टर ज्यादा यूज हो रही होती थी, और जो सैलरीज थी, पेंशन, वो सब कुछ एक रूटीन से चल रहा होता था बगैर कोई टेक्नोलॉजी के। अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है उसकी वजह से काफी डेवलपमेंट्स आई हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि 10 साल पहले भी वो हो सकता था, तो आज भी होगा अगर टेक्नोलॉजी हटाए तो। नहीं, यहाँ तो टेक्नोलॉजी तो नहीं हटाई ना, यहाँ तो टेक्नोलॉजी लगा दी। मतलब देखें, आपका नाम? आसिफ हुसैन सर। आसिफ। आसिफ देखें बात क्या है कि हमने मैंने जो अभी एक बात की थी ना कि हमने इन टेक्नोलॉजीज को या इन फैसिलिटीज को अपना जिंदगी का हिस्सा बना लिया है ना। मतलब हमने समझते कि अगर मोबाइल नहीं होगा तो मेरी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। हालांकि बिलीव करें, 2 दिन बगैर मोबाइल करें कितना सुकून रहता है, सारे सोशल मीडिया से दूर सब। मतलब एक लग रहा होता है कि यार वाकई में मतलब थोड़ा सा, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है और मैं तो ऐसा करता हूँ, मतलब घर आने के बाद मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाता। बहुत कोई अर्जेंट कोई मैसेज आ गया तो देख लिया, अदरवाइज मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। तो
एक सबसे बड़ी एक चीज ये है कि टेक्नोलॉजी, देखिए हमको जमाने के साथ, दुनिया के साथ तो चलना है, ठीक है। तो अब अगर हम दुनिया के साथ, जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, मतलब जहां पे टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वहां पे हमें टेक्नोलॉजी लेनी होगी, बट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को खत्म कर देना ये एक मतलब बड़ा ड्रॉबैक है। शायद आप लोगों को याद हो, शायद नहीं बल्कि याद होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है ये तो, कि जो हमने ईआरपी के एक फेलियर्स में हमने देखी थी ये बात, या किसी भी टेक्नोलॉजी के फेलियर में अगर हम ये देखते हैं कि हम ये कहते हैं ना कि एक क्या जैसे कहेंगे कि इन्वॉल्व ना कर, इफेक्टिव एफिशिएंट लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ना करना, टोटली रिलाय ऑन टेक्नोलॉजी, दैट्स आल्सो द फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरी बात समझ में आ रही है कि मतलब ये भी एक बड़ा मतलब एक मैटर कर रहा होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये बेसिकली हम सिर्फ यहाँ पे इन चीजों को देख रहे होते हैं। अच्छा, कुछ चीजें थी जो मतलब मैं मजीद आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल सही बात है, हर चीज नेट पे सर्च करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। असल में देखिए ना, सभी का मशीन्स के ऊपर तो रिलाय तब किया जाता है ना जब मशीन आ जाती है। अब मशीन जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग अपने मतलब जोरे बाजू पे यकीन रखते थे, खुद से इस तरह से काम करते थे। अच्छा देखें, अब ये हो सकता है कि हम अगर बात करें कॉमन शॉर्टकट्स इन जजिंग अदर्स की, अगर हम बात करते हैं ना, अच्छा, the shortcuts we use in judging others are frequently valuable. They allow us to make accurate perception rapidly and provide valid data for making predictions. However, they are not foolproof. They can and do get us into trouble when their result is significant distortions. Basically होता क्या है, देखें कि मैं इस चीज को देख रहा होता हूँ कि जैसे मैंने अभी परसेप्शंस में हमने अभी बात की थी कि मतलब मैं इस तरह से मैंने जज कर लिया कि मतलब ये इस तरह से ये काम हो रहा है। अब मैं एक शख्स जिसके पास कोई 10 साल का या 20 साल का एक्सपीरियंस है, अब वो इस चीज को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, उसकी एक्सपर्टीज लेने में उसको 10 साल लग गए, और मैं 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा या 1 हफ्ता लगाने के बाद ये समझ रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं किस तरह से जो है एक इन तमाम चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एनालाइज किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमको इस ये चीज होती है कि मैं एक परसेप्शन बनाने में बहुत जल्दी ना करूं, मैं प्रेडिक्शंस तो कर सकता हूं, बट मैं डिसीजन उन परसेप्शंस की बेस पे नहीं ले सकता।
अच्छा, सेलेक्टिव परसेप्शंस की अगर हम बात करते हैं कि any characteristics that make a person, an object or an event stand out will increase the probability we will perceive it. Why? अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान की ऐसी है किसी ऑब्जेक्ट की कि जो कि एक उसके परसेप्शन के प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है. कैसे? Because it is impossible for us to assimilate everything we see. We can take it only certain stimuli. कि मैं सिर्फ एक चीज को देख के मैं तमाम चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकता. ठीक है, मैं किसी भी चीज को देख के मतलब तमाम एक पिक्चर का अंदाजा नहीं लगा सकता. मतलब मुझे उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है. आफ्टर दैट आई विल टेक द डिसीजन. अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक जो हमारा जो एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, ठीक है, मतलब उसमें ये होता है कि मतलब लाइक जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, मैंने ही आपका एग्जाम लिया और मैंने ही उस कॉपी को चेक किया, ये समझ में आती है बात. अब किसने पढ़ाया, किसी और ने पेपर बनाया एंड आफ्टर दैट किसी तीसरे बंदे ने उसको चेक किया. हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आपकी काबिलियत को जज कर सके? मतलब 3 घंटे में जो भी आपने या 2 घंटे में जो भी आपने लिखा है, मतलब ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 3 घंटे में आप लोगों की काबिलियत को जज कर सकूं. मैं तो सिर्फ ये जज करूंगा कि आपने लिखा क्या था और आप उसको अंडरस्टैंड किया भी या नहीं किया, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया या नहीं किया. तो मतलब एक जो हम परसेप्शन बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स का, वो उस कॉपी को देख के बना रहे होते हैं. अब मुझे याद है कि एक आपकी यूनिवर्सिटी में ही एक कोर्स में जो है एक स्टूडेंट ने क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लिए मिड टर्म एग्जाम में. फिजिकल क्लासेस हो रही थी उस वक्त, लास्ट ईयर की बात है. तो मतलब पूरी क्लास ने बड़ी हंसी उड़ाई है, मतलब बड़े हंसे कि सर इसके नंबर कैसे आ गए. Now the thing is, I just analyzed that person, what he written in his answer sheet. मुझे ये नहीं पता कि वो पीछे उसका रिकॉर्ड कैसा है, वो पीछे क्या लेता हुआ आया, क्या उसके ग्रेड्स आए, कैसा उसका एटीट्यूड. मैंने एनालाइज किया कि इसने अभी लिखा क्या है. ठीक है, मैं इस चीज से जज कर रहा हूँ. देखिए, कॉपी भी मतलब इसी तरह से ही मतलब जज की जाती है ना, कि मतलब जो लिखा क्या है. अब एक स्टूडेंट है वो 4 GPA वाला है, जो अब तक कंटिन्यूअसली 4 GP 3.8 GP लेता हुआ आ रहा है. अब वो आंसर शीट में अपने कुछ नहीं लिख रहा, तो मैं इस बेस पे कि ये स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है, पीछे इसका रिकॉर्ड अच्छा है, मैं इसको इस दफा भी क्लियर कर दूंगा. मतलब ये एक मेरा रॉन्ग परसेप्शन है. हाँ, मैं ये परसेप्शन बना के बैठ गया कि यार ये बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इसका तो कंफर्म इस कोर्स में भी A+ बनेगा. बट व्हेन आई चेक द कॉपी ऑफ दैट स्टूडेंट, तो रिजल्ट जो है बिल्कुल ही ऑपोजिट था. तो ये एक बहुत मतलब मैटर कर रहा होती है ये चीज, कि मतलब मैं जो परसीव कर रहा हूँ, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बट उसकी बेस पे मैं डिसीजन नहीं ले रहा. डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ वो मैं एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे ले रहा हूँ. मेरी बात समझ में आ रही है सबके? ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि दिस एक्सप्लेन व्हाई आर यू मोर लाइकली टू नोटिस कार like your own, or why a boss may reprimand some people and not others doing the same thing. ठीक है, कि क्यों लोग हर गाड़ी को अपनी समझ के देख रहे होते हैं, और क्यों एक बॉस जो है तमाम लोगों को एक ही काम करने के लिए नहीं दे रहा होता. बड़ा एक लॉजिकल पॉइंट है कि यार सब कामों को सब एक काम को अगर सब लोग करेंगे तो बाकी के काम को कौन करेगा. मतलब अगर हम बात करते हैं कि एज अ बॉस आई जस्ट एनालाइज द एक्सपर्टीज ऑफ योरसेल्फ, कि व्हाट आर योर एक्सपर्टीज, एंड देन असाइन द ड्यूटी. ठीक है, मैं मतलब ये काम करूंगा ना, कि मतलब जिस शख्स की जिस काम में एक्सपर्टीज होंगी वो एनालाइज करके उसको वो काम दिया जा रहा होगा. क्लियर हो रही है मेरी बात ना, कि मतलब एक शख्स की अगर सेल्स साइट के ऊपर एक्सपर्टीज ज्यादा है तो उसको सेल्स साइट के ऊपर ही रखा जाएगा, ना कि उसको प्रोडक्शन साइट पे रख दो. वो तो इनएफिशिएंट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा मेरे लिए. मेरे पास वो यूजफुल ही नहीं रहेगा, मैं तो उसको जाया कर दिया. क्लियर हो रही है मेरी बात? तो बेसिकली ये एक हम इस चीज को देख रहे होते हैं.
अच्छा, because we can't observe everything going on about us, we engage in selective perception. A classic example shows how vested interest can significantly influence which problems we see. ठीक है, कि एक हम ये कह सकते हैं ना कि एक हमारा जो एक इंटरेस्ट है, वो जो एक उसका जो इन्फ्लुएंस आ रहा है हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो हम देख रहे हैं, कि मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उन वो उस रिलेटेड फील्ड से बिलोंग कर रही हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं. देखिए ना, मैं जिस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ कि मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूँ, कि मैं जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ या मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, अगर मेरा इंटरेस्ट भी उसी जगह पर है, तो जब वो प्रॉब्लम्स, कुछ वैसी सी बात है, काम करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भी हम अगर फेस कर रहा हूँ तो मैं उनको एफिशिएंटली उन प्रॉब्लम से सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ. अदरवाइज अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं उसके मुताल्लिक कुछ जानता ही नहीं हूँ, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं इजीली उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करूंगा? मैं तो परेशान ही बैठा रहूंगा, बल्कि काम को मजीद बिगाड़ दूंगा. ठीक है, तो ये एक बड़ा मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिसको हम देख रहे होते हैं. अच्छा, Dearborn and Simon asked 23 business executives, ये Dearborn and Simon जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने 23 बिजनेस एग्जीक्यूटिव से पूछा, जिसमें 6 लोग सेल्स से बिलोंग करते थे, 5 लोग प्रोडक्शन से, 4 फ्रॉम अकाउंटिंग साइड एंड 8 इन मिसलेनियस फंक्शन. मतलब बाकी के 8 जो थे वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के और मुख्तलिफ नेचर ऑफ वर्क वाले थे. टू रीड अ कॉम्प्रिहेंसिव केस describing the organization and activities of a steel company. ठीक है, एक केस स्टडी थी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक्टिविटीज जो है एक स्टील कंपनी की बताई गई थी. Each manager was asked to write down the most important problem in the case. हर मैनेजर से ये पूछा गया कि जी आप सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आप वो लिख दें. 83% of the sales executive rated sales important. ठीक है, 83% सेल्स एग्जीक्यूटिव जो थे, कितने थे सेल्स एग्जीक्यूटिव? 6 सेल्स एग्जीक्यूटिव थे ना, इसमें से 83% सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्सन्स ने ये कहा कि सेल्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ओनली 29% ऑफ द अदर डिड सो. ठीक है, बाकियों ने भी इसी तरह का ही कुछ मिलता जुलता जवाब दिया. द रिसर्चर्स कंक्लूडेड दैट पार्टिसिपेंट्स परसीव्ड एज इंपॉर्टेंट the aspect of situation specifically related to their own unit activities and goals. कि मतलब हम ये चीज देखें कि मतलब मैं उन लोगों से ये सवाल करूंगा जो उनकी फील्ड से रिलेटेड हो. ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू देयर ओन यूनिट एक्टिविटीज, के जो अब लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स का मैंने क्वेश्चन कोई पूछा है, तो वो सेल्स वाला उसका परफेक्टली मुझे रिप्लाई करेगा. शायद प्रोडक्शन, अकाउंटिंग और बाकी के डिपार्टमेंट्स वाले उसके शायद इतना एक्टिवली मुझे रिप्लाई ना दें. तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है. तो इस चीज को एनालाइज किया गया कि अगर उनसे उनके डिपार्टमेंट की या उनके यूनिट्स की एक्टिविटीज पूछी जाती तो वो शायद वो ज्यादा स्पेसिफिक रिप्लाई दे सकते. A group's perception of organizational activities is selectively altered to align. Or align with the vested interest the group represent. कि बेसिकली हम इस चीज को देख रहे होते हैं कि एक परसेप्शन जो होता है कि ये परसेप्शन है कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला सब चीजें जानता होगा. वो सब चीजें कैसे जान सकता है? वो तो उन चीजों को जानेगा ना जो उससे रिलेटेड है, जो उससे रेलेवेंट है, जो उसके डिपार्टमेंट से रिलेवेंट है. तो वो उन सेलेक्टेड, एक शख्स देखें सब कुछ तो नहीं जान सकता. अगर एक शख्स सब कुछ जानेगा तो वो सब काम खुद ना कर ले. वो 200 एम्प्लॉय क्यों रखेगा? हर मैनेजर, हर डिपार्टमेंट का हेड अलग क्यों रखेगा?